हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। और थोड़ा सा हम 5 मिनट में रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में कहाँ से क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन कौन करवाता है, कौन कौन सी फेजेस में डाइजेशन कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। उसके बाद हमने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कौन से ऑर्गन से स्टार्ट हो जाता है, वो माउथ से, वो आपकी बकल कैविटी से यानी कि मुख से, मुंह से ही शुरू हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो दांत होते हैं वो फिजिकल डाइजेशन का काम करते हैं। फिजिकल डाइजेशन का मतलब है ऐसा डाइजेशन जो एंजाइम के बिना हो रहा है। और बच्चा मैंने बताया था दांत कैसे हेल्प करते हैं, फूड की कटिंग कर देते हैं और फूड की बाइटिंग कर देते हैं, फूड की ग्राइंडिंग कर देते हैं, छोटा छोटा पीस देते हैं टुकड़ों में, और लास्टली जो आपके मुंह के अंदर लार होता है जिसको आप सैलिवा कहते हो उसके साथ मिक्सिंग कर देते हैं, है ना। उसके बाद हमने पढ़े दांत क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, बच्चे में कितने दांत 2 बार आते हैं, कितने 1 बार आता है, ये सब कुछ हम कल पढ़ चुके थे। लेकिन थोड़ी सी बातें आपकी टीथ वाले चैप्टर से बच गई हैं, चलो उनको कंप्लीट कर लेते हैं। आइए जरा क्या 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 बात बच गई थी आपके दांत वाले यहाँ पर पोर्शन से। तो हमने आपको कल बताया था कि हमारे टोटल परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। यानी कि जब आप में विजडम ट्रुथ कितनी आ जाती है, 4। पवन गुड इवनिंग, कुमारी कह रही है वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। कुमारी बेटा यहाँ से तो क्लियर है। चंद्रशेखर, अभिषेक, एस, रोहित, सबको गुड इवनिंग, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने कहा कि जो आपके दांत होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जरा ध्यान से सुनना, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके जो दांत होते हैं ना, इनके बारे में आपको 3 पॉइंट याद रखना है। आपके, मेरे, सबके, यानी कि ह्यूमंस के टीथ, यानी कि मनुष्यों के जो दांत होते हैं, सबसे पहला आप बताओगे ये होते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट को हम हिंदी में लिखते हैं विषम दंती, विषम दंती। और बच्चा हेटेरोडोंट का मीनिंग क्या होता है, दांत जिनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, जिनकी शेप अलग अलग होती है। अब खुद मुझे एक चीज बताइए, क्या हमारे सारे दांत दिखने में एक जैसे होते हैं? नहीं होते ना। कोई दांत चौड़ा ज्यादा होगा, किसी की लंबाई थोड़ी ज्यादा होगी, कोई नुकीला ज्यादा होगा। देखो बच्चा ध्यान से सुनना मेरी बात, आपके जो दांत है ना, ये देखो चारों दांत क्या एक जैसे दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे ना। तो ऐसे दांत जो स्ट्रक्चर और शेप में अलग अलग हो, यानी कि जो दिखने में बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है, उनको हम हेटेरोडोंट कहते हैं। यानी कि हमारे दांत का शेप, साइज, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसलिए हम बोलते हैं ह्यूमन टीथ आर हेटेरोडोंट। अगर आप कभी शार्क को देखोगे, शार्क शार्क देखिए आपने कभी, शार्क के दांत देखोगे उसके एक जैसे दांत दिखते हैं आपको सारे, तो उसके दांतों को बोलेंगे होमोडोंट। होमोडोंट होते हैं ऐसे दांत जो जो एक जैसे होते हैं दिखने में। तो हमारे दांत तो एक जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, तो हमारे दांत क्या होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं। यानी कि हमारे दांत की स्ट्रक्चर, हमारे दांत का साइज, नुकीलापन, पैनापन हर एक दांत में अलग अलग होता है। ओके, चलो नेक्स्ट आप बताओगे हमारे जो दांत होते हैं बच्चा वो थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट, और थीकोडोंट को हिंदी में लिखोगे घृत दंती, यानी कि हमारे दांत घृत दंती वाले होते हैं। अब थीकोडोंट का मतलब क्या होता है, हमारे जो दांत है ना, वो हर एक दांत इस तरीके से एक सॉकेट होगा और इस सॉकेट के अंदर दांत धसा हुआ होता है। अब खुद देखो आपके दांतों में, आपकी हड्डी, आपके जो जबड़े है ना दोनों में, उसमें 16 ऊपर की तरफ सॉकेट है और 16 ही नीचे की तरफ। ऐसे हर एक दांत का सॉकेट बना हुआ है और उस सॉकेट के अंदर आपका दांत घुसा हुआ है। आप यहाँ से फील भी कर सकते हो, ये इस दांत का सॉकेट है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। तो ऐसे दांत जो सॉकेट के अंदर फिट होते हैं, घसे हुए होते हैं, उनको हम थीकोडोंट कहते हैं। तो हमारे दांत का दूसरा कैरेक्टर हो गया कि ह्यूमन टीथ आर थीकोडोंट। और तीसरा हमारे दांत होते हैं डायोफायोडोंट, और डायोफायोडोंट को बोलते हैं द्विबार दंती, यानी कि हमें लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। बिल्कुल आपने कल पढ़ा था 20 दांत हमें 2 बार आते हैं और 12 दांत हमें लाइफ में एक ही बार आते हैं। ठीक है बच्चा, गुड इवनिंग रमेश, सूरज क्लास में लेट हो गया। भानु जी आपको बता देंगे हम केमिस्ट्री कब पढ़ाएंगे, आपने कल की क्लास नहीं ज्वाइन की होगी ना,
देखिए कमेंट कितनी बार टाइप कर रहे हैं आप। कल मैंने बताया था ना मैं केमिस्ट्री शुरू कर दूंगी 1-2 दिन में, रुक जाइए, अभी आपका 2 सब्जेक्ट चल रहा है, फिजिक्स और बायोलॉजी, राइट। चलो सुनो, मैंने कहा हमारे दांत हेटेरोडोंट होते हैं, इकोडोंट होते हैं, डाइफायोडोंट होते हैं, यानी कि हमें 2 बार दांत आते हैं लाइफ में। तो आपसे इनमें से कोई भी करेक्टर पूछ ले कि क्या ये ह्यूमन टीथ का करेक्टर हो सकता है, तो आपको इस ऑप्शन को देख के आपको सही करना है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। जब बात करते हैं हमारा दांत कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा बना हुआ होता है, किसका बना हुआ होता है, तो छोटी सी हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। मैंने स्ट्रक्चर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना, कैसा दिखता है आपका दांत का स्ट्रक्चर। चलो एक फोटो दिखाती हूँ, आप बताओगे मुझे ऐसा दिखता है आपका दांत। अगर आप इंटरनल इमेज देखोगे ना आपके दांत की, तो बच्चा आपका दांत ऐसे दिखता है। दिख रहा है सभी को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से दिख रहा होगा, राइट। अब सुनो बच्चा, ये जो दांत का ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं क्राउन पार्ट। क्राउन कहाँ पहना जाता है, सर के ऊपर। तो दांत का जो अपर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्राउन बोलते हैं। और जहां पर आपके दांतों की मसूड़े होते हैं, ये मसूड़े, ये वाला पार्ट, जहां पे आपके दांतों की रूट्स होती है, तो उसको रूट वाला पार्ट, दांत का जड़ वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात। तो अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा वो सुनो। हमारा जो दांत होता है ना, उसका ये व्हाइट वाला पार्ट, ये सफेद वाला भाग, ऐसे आप सभी के दांत सफेद ही होंगे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। आप अपने दांतों की केयर करते होंगे अच्छे से, तो आपके दांत सफेद होंगे। अगर नहीं करते होंगे तो दांत आपके पीले पड़ सकते हैं, आपके दांतों में कीड़ा लग सकता है। अभी थोड़ी देर के बाद बताएंगे कीड़ा लगना क्या होता है। तो ये जो दांत का क्राउन वाला पार्ट, सफेद वाला भाग, इसको क्राउन या अपर पार्ट बोलते हैं। और इस अपर पार्ट में जो सबसे बाहर की तरफ ये जो लेयर होती है ना, ये लेयर किसकी बनी हुई होती है बच्चा। सबसे पहले इस लेयर को बोलते क्या है, हमारे दांत की जो सबसे आउटर लेयर, आउटर का मतलब होता है बाहरी परत, इसका नाम होता है इनामेल। इसको बोलते हैं इनामेल। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, इसको दंत वल्क कहा जाता है, हिंदी में दंत वल्क। और बच्चों यहाँ से मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, इनामेल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग माना गया है, यानी कि हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होगा, इनामेल होगा। आपने देखा होगा कि क्या करते हैं इंसान के, जब डेड बॉडी को जला देते हैं ना, तो अगले दिन हम क्या करते हैं, अस्थियां चुगने जाते हैं, तो उन अस्थियों में लोगों के दांत मिलते हैं। अब दांत नहीं जला क्योंकि इट इज द हार्डेस्ट पार्ट। अब बात ये आती है मैम, ये हार्ड क्यों होता है, क्यों, क्योंकि ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, पहला कैल्शियम और दूसरा फॉस्फोरस। हमारा दांत 2 मिनरल से मिलकर बना हुआ होता है, पहला कैल्शियम और दूसरा फॉस्फोरस। और जहां जहां कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, वो स्ट्रक्चर हमेशा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। जैसे आपकी हड्डियों में भी कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, इसलिए आपकी हड्डियां रिजिड, कठोर होती है। बच्चा जो दांत में कैल्शियम होता है ना, ये कैल्शियम हमारे दांतों को कठोर बनाता है, ये रिजिड बनाता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि कैल्शियम की वजह से हमारा दांत कठोरता, दांत के अंदर कठोरता आती है। और ये जो क्या फॉस्फोरस होता है, ये फॉस्फोरस क्या करता है, फॉस्फोरस हमारे दांतों का निर्माण करता है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जब कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलके जो सोल्ट बनाएंगे, उसको बोलते हैं हम कैल्शियम फॉस्फेट, उसको बोलते हैं हम कैल्शियम फॉस्फेट। इसीलिए बच्चा आपकी एनसीईआरटी में और आपकी बुक्स में लिखा हुआ होता है कि हमारे दांत कौन से सॉल्ट, कौन से लवण के बने हुए हैं, तो आपको बताना है कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। हमारे दांत का जो सफेद वाला भाग होता है, उसी को हम क्राउन पार्ट, और उसी क्राउन पार्ट की जो सबसे बाहर वाली लेयर है, उसको हम इनामेल कहते हैं। ये सबसे आउटर वाली लेयर होगी, जो आपको दिख रहा होगा सफेद वाला भाग, वो इनामेल है। और ये इनामेल हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे कठोर भाग होता है। इसको कठोर कौन बनाता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम इसको रिजिडिटी देता है, इसको कठोरता देता है, और फॉस्फोरस इसके फॉर्मेशन
मिलकर बने हुए होते हैं और यही होते हैं हमारी हड्डियों में, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां भी इतनी कठोर मजबूत होती हैं। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट सुनो, इनामेल को प्रोटेक्शन कौन देता है? इस इनामेल को प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा? सुरक्षा कौन देता है? तो आप बताओगे इस इनामेल को प्रोटेक्शन देता है एक मिनरल जिसको बोलते हैं हम फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन जो होता है वो इनामेल को प्रोटेक्शन देता है। इसको मतलब इसके क्षरण से बचाएगा इसको, यानी कि इसको डैमेज होने से बचाने का काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे फ्लोरीन हमें कहाँ से मिलता है? तो बच्चों आप जो पानी पीते हैं ना, बोलते हैं ना हम घर में वो एक्वागार्ड वाला पानी पीते हैं या फिल्टर्ड वाटर पीते हैं या हम बोलते हैं मिनरल वाटर पीते हैं, तो ये मिनरल कहाँ से? आपको पानी से ही मिल जाता है। ये मिनरल कहाँ से? आपको पानी से मिल जाता है। इसीलिए आप बताओगे पानी में जो फ्लोरीन होता है वो इनामेल को हमारा प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब अगर कभी आप ऐसा पानी नहीं पी रहे हो जिसमें फ्लोरीन नहीं है, तो फ्लोरीन की क्या हो जाएगी बच्चा? डेफिशिएंसी, फ्लोरीन की कमी हो जाएगी। और फ्लोरीन की कमी से क्या होगा? तो आप बताओगे टूथ डिके होना शुरू हो जाता है, दांतों का क्षरण। दांतों का क्षरण यानी कि दांत है वो हल्के फुल्के आपके घिसना शुरू हो जाते हैं, दांत का कोई हिस्सा टूट के गिर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई फ्लोरीन नहीं है आपके पानी में। फ्लोरीन नहीं है तो ये आपकी इनामेल अब प्रोटेक्टेड नहीं बची। अब ये इनामेल इसको नुकसान पहुंच सकता है। इसको क्या हो सकता है? नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए आप पानी फ्लोरीन वाला पिए। अब ज्यादा भी फ्लोरीन आपको नहीं लेना है। अगर आप ऐसा पानी पी गए जिसमें फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा है, उसको बोलते हैं खारा पानी। खारा पानी सब देखते हैं, पीने में थोड़ा सा खारा लगता है, तो बच्चा उसकी वजह से हो जाता है फ्लोरोसिस। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। फ्लोरोसिस में क्या होता है? आपके येलो टीथ हो जाते हैं, दांत पीले पड़ जाते हैं, और दांत पीला पड़ के आपके दांत घिसना शुरू हो जाते हैं। तो उस बीमारी को हम फ्लोरोसिस कहते हैं। तो आप खुद सोचिए कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन गए हैं बच्चा, जो एग्जाम में आ सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गई मेरा? यहाँ से कोई डाउट नहीं है दांत की स्ट्रक्चर से? तो ये आपका दांत से कितने सारे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से बने हैं। अब जो दांत में नीचे की तरफ ये वाला पार्ट होता है जिसको आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? इसको हम बोलते हैं गम्स। गम्स और हिंदी में बोलते हैं मसूड़े। दांत का ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम गम्स या मसूड़े बोलते हैं। और मसूड़ा किसका बना है? मांस का। देखा ना? और मांस में खून भी होता है। जब जब आप कभी भी ब्रश करते हो, बहुत तेज ब्रश कर लेते हो, तो ये मांस छिल जाता है, ये मसूड़ा छिल जाता है और आपको खून आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए बच्चा कि ये जो आपके मसूड़े हैं नीचे की तरफ, इनके अंदर रहती हैं ब्लड वेसल्स। ये देखो, ये रही ब्लड वेसल्स का मतलब है रक्त का वाहन करने वाली नलियां। ये देखो बच्चा, एक ये रही ब्लड वेसल और दूसरी ये रही ब्लड वेसल। इस पार्ट में ब्लड वेसल्स नहीं है, इसमें नहीं है, व्हाइट वाले में। लेकिन अगर आपने मसूड़े को घिस दिया तो यहाँ से खून आना तय है। यहाँ से खून आएगा क्योंकि ये ब्लड वेसल्स फट जाती है और फिर आप ब्रश करोगे तो जो आप कुल्ला करके पानी डालोगे उसमें खून आ जाएगा। अब मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगी आरसीटी क्या होता है। मैम थोड़ा ब्राइटनेस कम कीजिए। ओके, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देती हूँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है देखने में तो। ओके डन। हाँ सुनो, आरसीटी क्या होता है? हमने सुना है फलाना इंसान के दांत में कीड़ा लग गया, या आपको भी लगा होगा कभी ना कभी। अच्छा देखो, दांत में कीड़ा नहीं लगता है, हम लोग वो अपनी लोकल लैंग्वेज में कीड़ा लगना बोल देते हैं। उसका मतलब होता है आपके दांत में बैक्टीरिया लग गया। अब ये बैक्टीरिया कब लगता है? आपने खाना खा लिया, कुल्ला नहीं किया अच्छे से, आपने ब्रश नहीं किया, रात को खाना खा के बिना कुल्ला किए सो गए, तो आपके खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आपके दांतों के बीच में धस जाते हैं और वो सड़ जाता है। फिर रात में 12-13 घंटे में सड़ गया और सड़ने से वहां बैक्टीरिया पनप जाते हैं और वही बैक्टीरिया फिर धीरे 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 आपके दांतों की इन जड़ों में आके जम जाते हैं और हम बोलते हैं उसे कीड़ा लग गया है। अब आपको जैसे जैसे बैक्टीरिया अंदर जाएगा, आपकी इन ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा, आपको पेन होगा, आपको
आपको दर्द होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा देखो आपका आरसीटी करना पड़ेगा। आरसीटी का मतलब होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब उसमें क्या करते हैं, अगर आपका दांत इस कंडीशन में है कि डॉक्टर बचा सकता है, थोड़ा बहुत दांत डैमेज हुआ है, तो डॉक्टर क्या करता है, ऐसे पहले तो आपको एनेस्थेसिया देगा, आपको बेहोश करेगा, इस हिस्से के अंदर सूनापन लाएगा। फिर क्या करेगा डॉक्टर, अगर किसी का ट्रीटमेंट हुआ होगा तो बहुत अच्छे से पता होगा उसको, 2 सुइयां होती हैं, ऐसे सुई चुभेगा ताकि उसके अंदर जो पस जो बैक्टीरिया है वो सारा बाहर निकल जाए। वो सुइयां यहाँ लाके चुभ जाती है, ऐसे आपको नीडल से पेन देगा और यहाँ से सारा का सारा बैक्टीरिया और जो पस भरा हुआ है, जो भी गंदगी है वो सारी निकालेगा। फिर यह साफ करेगा और साफ करके आपको बोलेगा कि देखो आपका दांत इतना डैमेज हो गया है, अब आप आर्टिफिशियल टीथ लगा लो, अब नकली दांत लगा लो, है ना। अगर पूरा डैमेज हो गया तो नकली दांत लगाना पड़ेगा। अभी देखे होंगे आजकल नकली दांत बहुत सारे आते हैं। यह आपकी कैपिंग कर देता है, अंदर यहाँ मसाला भर देता है और फिर ऊपर एक कैप लगा देता है। अगर आपने कभी किसी का देखा हो तो बच्चा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो दांत के अंदर मसाला भरता है ना, वो मसाला क्या होता है, वो अमलगम होता है। वो क्या होता है, अमलगम होता है। हालांकि आप ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन अभी आप सुन लो, वापिस केमिस्ट्री में आएगा भी। अमलगम का क्या भरा जाता है, मसाला आपके दांत के अंदर। अब बच्चा ये अमलगम होता क्या है वो सुन लो। जब कभी भी मर्क्यूरी को आप किसी अदर मेटल के साथ मिक्स करके भरते हो तो उस मसाले को आप अमलगम कहते हो। मर्क्यूरी को आप किसी अदर मेटल के साथ, किसी दूसरी धातु के साथ मिक्स करते हो तो उस मसाले को, उस मिक्सचर को हम अमलगम कहते हैं। और यही अमलगम आपके दांत के अंदर यहाँ पे भर के ऊपर कैप लगा देता है। इसी ट्रीटमेंट को हम आरसीटी ट्रीटमेंट, इसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। हाँ, बहुत पेनिक होता है, मैंने कहा ना वो इंजेक्शन चुप होता है, तो अगर आपको एनेस्थेसिया नहीं दिया इस हिस्से में, सोनापन नहीं करा है, तो आपको बहुत पेन भी होगा, बहुत दर्द भी होगा। चलो, बाकी एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम का क्वेश्चन यही है कि आपके दांतों के अंदर जो फिलिंग होती है, जो मसाला भरा जाता है, वो किसका भरा जाता है, वो अमलगम का भरा जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। क्लास सही चल रही है ना, बहुत देर से किसी का कॉमेंट नहीं आया है। तो ये आपके दांत की स्ट्रक्चर से सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर करवा दिए। हाँ जी, एक बार कमेंट करके बताना क्लास सही चल रही है ना, किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट क्यों रुक गए हैं आना। एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आ रहा है, मैं रिफ्रेश करूँ एक बार, मैं ही देख लेती हूँ। बाबा सही तो चल रही है ना क्लास, सही चल रही। अरे बाबा, कमेंट तो एक का भी नहीं आ रहा है। चलो सही चल रही है। कमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, हैंग कर गया होगा, आई डोंट नो, लेकिन मेरी तरफ से क्लास एकदम सही चल रही है। ओके, तो टीथ की स्ट्रक्चर हमने पूरी पढ़ ली। दांत क्या होते हैं, दांत से बनने वाले सारे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दिए आपके, किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आप पढ़ लेना इसको। अब बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि माउथ के बाद, अच्छा आ गए ना बहुत सारे कमेंट एक साथ आए हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अब एक साथ कमेंट आ रहे सभी के। हाँ जी, सुनो, दांत के बाद अब दूसरा आप पढ़ोगे। मैंने पढ़ाया था कि हमारे माउथ में हमें 3 चीजें पढ़नी है। पहला टीथ, कि टीथ ने किस तरीके से क्या हेल्प की थी, तो ए नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, टीथ को, दांतों को, और दांतों से बनने वाले सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। अब दूसरा हम पढ़ेंगे बी नंबर पे टंग। आप आ करो, आ करोगे तो आपकी जीभ में, आपका जो मुंह है, ये बकल कैविटी है, उसमें आपको एक मांस का टुकड़ा वाला ऑर्गन मिलेगा, दैट इज टंग, वो आपकी जीभ है। तो लिखिएगा जिह्वा या जीभ। जीभ के बारे में कुछ थोड़े से पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। क्या क्या, देखो सुनो, टंग क्या होती है। सबसे पहले जो आपकी जीभ है ना, वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। टंग इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। मस्क्यूलर ऑर्गन का मतलब क्या होता है, ये मांस का टुकड़ा है। ऐसा कोई ऑर्गन जिसमें हड्डी नहीं होती, सिर्फ मांसपेशी है, तो उस ऑर्गन को हम मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। मांस का टुकड़ा है। आप खुद सोचो, हड्डियां इतनी स्ट्रांग होती हैं, अगर हड्डी होती
तो जीभ ऐसा इतनी फ्लेक्सिबल होती क्या? कुछ लोग तो अपनी जीभ को यहाँ यहाँ टांग देते हैं, यहाँ लाके अड़ा देते हैं नाक पे, है ना। आप जीभ को देखो कैसे भी कर पा रहे हो, क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि मांस का टुकड़ा है, इसमें हड्डी नहीं है। तो आपसे पूछना कौन सा एक ऑर्गन है जिसको हम मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं? हार्ट भी होता है और आपका दूसरा टंग भी। आप बताओगे जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा जीभ में कौन सी मसल्स होती हैं? अगर ये मांस का टुकड़ा है तो भाई किस टाइप की मसल्स होती हैं? तो आप लिखना इसमें जो मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं हम स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स। हमारी जीभ जो मांस का टुकड़ा है उसके अंदर कौन सी होती है? तो कंकालीय मांसपेशी होती है बच्चा। अब ये मांसपेशी वाले चैप्टर में आगे आपको पढ़ाएंगे क्या होती है कंकालीय मांसपेशी, ये सब बात की बात है। तो हमारा जीभ मांस का टुकड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लेंथ बच्चा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबा एक मांस का टुकड़ा है जो इतना फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती है, इसमें सिर्फ मसल्स होती है। अब बात करते हैं कि टंग का नेचर क्या है। तो टंग होती है सेंसरी ऑर्गन। टंग इज ए सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन का मीनिंग क्या होता है बच्चा? ऐसा कोई ऑर्गन जो आपको किसी ना किसी चीज का सेंस दे रहा है, उसको हम सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपकी टंग किसका सेंस देती है? टेस्ट का। जीभ। जीभ क्या बताती है? आपने जो खाना खाया है वो कैसा है। अब आप सोच रहे होंगे मैम जीभ टेस्ट कैसे बताती है? क्यों? क्योंकि आपकी जीभ पे होती है टेस्टिंग बड। क्या होती है? टेस्टिंग बड होती है। टेस्टिंग बड का मतलब होता है स्वाद वाली कलिकाएं, छोटी छोटी। इस तरीके से आपकी जीभ के ऊपर टेस्टिंग बड होती है। और ये टेस्टिंग बड सिग्नल किसको देती है? न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स का मतलब होता है तंत्रिका कोशिका। और न्यूरॉन्स जाके आपका सिग्नल किसके पास लेके जाते हैं? आपके दिमाग के पास। और दिमाग बताता है भाई टंग तो एक जगह है जहां पर आप खाना खाओगे तो आपको टेस्ट महसूस होगा, लेकिन महसूस करवाता कौन है? ये। जैसे मैंने करेला खाया, करेला कड़वा होता है ना। तो करेला कड़वा लगा कहाँ पे? टंग पे। लेकिन उसे महसूस कौन करवा रहा है? ब्रेन। समझ रहे हो आप? करेले की जो कड़वाहट है, अगर मैं अपनी आंख बंद कर दूं, आप मुझे करेला खाओ, तब भी मैं बता सकती हूँ कि ये करेला ही खिलाया है आपने। क्यों? क्योंकि करेले के अंदर जो कड़वाहट है वो मेरे दिमाग में पहले से स्टोर है। तो बच्चा जीभ के ऊपर छोटी छोटी टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं, स्वाद वाली कलिकाएं होती हैं जो डायरेक्टली मैसेज को न्यूरॉन्स को पहुंचा देती हैं। और न्यूरॉन्स उस मैसेज को दिमाग के पास लेके जाते हैं और दिमाग बताता है कि भाई आपने जो खाया है वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है वो आप जानो। राइट। अब बच्चों ये टेस्टिंग बर्ड कितनी होती है? तो ऐसा कहा जाता है 2000 से 3000 के बीच में ह्यूमन बॉडी में ये टेस्टिंग बर्ड होनी चाहिए। लेकिन बच्चों लड़कियों में ये टेस्टिंग बर्ड थोड़ी ज्यादा होती है, यानी कि लड़कियों में 2800 या 3000 के बीच में होती है, लड़कों में 2500-2600 के बीच में होती है। इसीलिए लड़कियों को टेस्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छा बता पाती है। लड़के बेचारे ऐसे होते हैं अगर सब्जी में नमक कम होगा तो लड़कों को वो नमक कम फील ही नहीं होता है, वो खा लेते हैं पूरी सब्जी। लेकिन लड़की को देखना, आप लड़की के ओह नमक कम है थोड़ा और डालो, लड़के कहेंगे अरे हाँ तो लगा ही नहीं नमक कम यार। तो लड़कियों को टेस्ट की बहुत जल्दी पहचान होती है और बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि लड़कियों की जीभ के ऊपर टेस्टिंग बर्ड थोड़ी ज्यादा होती है। इसलिए शायद लड़कियों को तीखा और ये टेस्ट बहुत जल्दी फील हो जाते हैं और उनका मन भी करता है ऐसी चीजें खाने का। राइट। चलिए अब बात करते हैं बच्चा जीभ के कौन कौन से हिस्से पे कैसा टेस्ट फील होता है। जीभ के भी अलग अलग हिस्से पे अलग अलग टेस्ट फील होता है। जैसे ये आपकी जीभ है, सबकी ऐसी रहती है जीभ, है ना। इस जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से पे यहाँ पे आपको मीठा टेस्ट फील होता है। जब भी आप कोई चीज मीठी खाओगे तो वो आपको यहाँ पे महसूस होगी, यानी कि ये हिस्सा मीठे टेस्ट की पहचान करवाने के लिए ही है। दूसरा, ये जो साइड वाला पार्ट है ये सॉल्टी, सॉल्टी का मतलब होता है नमकीन। ये नमकीन जो चीज आप खाते हो उसको यहाँ महसूस करवाने का काम करता है। फिर थोड़ा सा ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपको खट्टा टेस्ट, सौर का मतलब खट्टा, जैसे दही खाते हो, नींबू खाते हो, इमली खाते हो, तो ये यहाँ पे। और जीभ के इस हिस्से में बिटर टेस्ट, बिटर सबसे लास्ट वाले हिस्से में, यहाँ पे आपको कड़वा टेस्ट फील होता है। कड़वा का मतलब जैसे करेले में कड़वाहट है ना, कोई भी
चीज आप दवाइयां खाते हो वो कड़वी लगती है आपको यहाँ पे। और बच्चा यहाँ पे लास्ट में और छोटी छोटी इस तरीके से बर्ड होती है, ये कैसा टेस्ट फील करवाती है? इनको हम मानते हैं कि ये जिंजर, जिंजर का मतलब होता है अदरक, प्लस गार्लिक, गार्लिक का मतलब होता है लहसुन, प्लस अनियंस, अनियंस का मतलब होता है प्याज। आपने देखा होगा जब आप प्याज अदरक लहसुन खाते हो तो एक अलग सी झंझनाहट हो जाती है और आपकी नाक में जलन होगी, आंख से पानी भी आ सकता है। ऐसा होता है ना? क्यों? क्योंकि जीभ के लास्ट वाले हिस्से में यहाँ पे जाकर प्याज अदरक लहसुन में जो झंझनाहट होती है उसको फील करवाने के लिए आप में टेस्टिंग बर्ड होती है। और यहीं से फिर वो जो महक है वो आपकी नाक में, क्योंकि इंटरनली नाक और आपका ये कनेक्टेड होता है हिस्सा, तो आपकी नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चा? बात जैसे आपने देखा होगा किसी को जुकाम रहती है तो वो बहुत तीखा खाता है ना? बहुत ऐसा आपने सुना भी होगा, बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आप अगर जुकाम है तो आप काढ़ा पी लो या आप चाय में लौंग डाल लो, अदरक डाल लो। क्यों? क्योंकि लौंग और आपकी नाक बंद है जुकाम में, या फिर आपकी नाक से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है या आपकी नाक में गंदगी फंसी हुई है, तो अगर आप ऐसी अदरक वाली लौंग वाली चाय पियोगे तो आपकी नाक खुल जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी झंझनाहट यहाँ से आपकी नाक में चली जाती है। तो हमारी जीभ के अलग अलग हिस्से पे अलग अलग टेस्ट फील होता है। एक बार फिर से सुन लो, यहाँ पे मीठा, यहाँ पे आपका नमकीन, यहाँ पे आपका खट्टा लगेगा, यहाँ पे कड़वा, और सबसे लास्ट में जिंजर, गार्लिक, अनियन, इनका टेस्ट फील करवाता है। अभी आपने बीपीएससी का पेपर के क्वेश्चन देखे थे क्या बच्चा? लास्ट 67 बीपीएससी का 67 था ना लास्ट वाला, उसमें क्वेश्चन आया था कि आपकी जीभ में टोटल कितने टाइप की टेस्टिंग बर्ड होती है। तो आप देखो 1 2 3 4, टोटल 4 टाइप की है। लेकिन बच्चा बीपीएससी ने कंसीडर इसको भी किया था, इसको भी, कि टोटल 5 टाइप के टेस्ट की पहचान करवाने वाली क्या होती है? टेस्टिंग बर्ड होती है। इसलिए मैंने आपको इस पॉइंट को भी यहाँ पे पढ़ा दिया। राइट? समझ में आ गई मेरी बात कि जीभ कैसे कैसे टेस्ट फील करवाएगी? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। टेस्टिंग बर्ड बताती है। और जीभ मांस का टुकड़ा है, इसलिए बेचारी फिसल जाती है बहुत बार। अब सुनो बच्चा, ये जो आपकी जीभ है ना, इसको पकड़ के रखने का काम कौन करता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना। ये देखो, ये गले में क्या है? हड्डी है, इसे टच करो, इसे थ्रोट बोन बोलते हैं और इस हड्डी का नाम होता है हायोड बोन। गले के अंदर जो हड्डी होती है उसको हम हायोड हड्डी कहते हैं। और इस हायोड हड्डी का काम क्या होता है? ये आपकी जीभ को पकड़ रखने के, जीभ के ऊपर पकड़ बना के रखती है। इसी की वजह से आपकी जीभ बाहर नहीं गिरती है, ये आपकी जीभ को यहाँ पे पकड़ के रखने का काम करती है। आपने कुत्तों में देखा होगा, कुत्तों की जीभ बाहर लटकी रहती है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि कुत्तों की जीभ और ये हायोड हड्डी के बीच में गैप ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो प्रॉपर जीभ के ऊपर पकड़ नहीं बना पाती है, इसीलिए उनकी जीभ बाहर ज्यादा लटकी हुई होती है। अच्छा, वैसे मुझे क्लास लटका होगा अपने गले में तो उसकी जीभ बाहर आके गिर जाती है, क्योंकि जैसे ही गले में कोई फंदा वंदा लगाते हैं तो ये हड्डी टूट जाती है। ये हड्डी टूटी, जीभ बाहर जाके गिर जाती है ना? इसी से डॉक्टर पता भी लगाते हैं, प्राइमरी सिम्टम होता है पोस्टमार्टम का कि भैया सामने वाला इंसान है उसने अपने आप को टांगा है, यानी सुसाइड, फंदा लगा के ही इसकी डेथ हुई है, क्या ऐसे पता भी लगाते हैं। राइट? तो बच्चा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, गले में जो हड्डी होती है वो कौन सी हड्डी होती है जो जीभ को पकड़ के रखने का काम करती है? तो आप बताओगे वो हायोड हड्डी होती है, वो हायोड बोन होती है। बाकी टंग का काम टेस्ट फील करवाने का था, इसके अलावा जीभ का कोई काम नहीं होता है। अब बात करते हैं तीसरा। तीसरा यानी कि पहले दांत थे हमारे मुंह में, दूसरा जीभ था, अब तीसरा क्या है? तो हमारे मुंह में तीसरी चीज जो होती है वो होती है सलाइवा, लार। और लार जो बनाती है उन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? उनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हमारे मुंह में कौन सी ग्रंथियां होती हैं, तो आप बताओगे लारीय ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लारीय ग्रंथियां होती हैं। ये जो लार बन रहा है ना आपका, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक लार बन सकता है। आप जानते हैं आपके मुंह में जो गुलाब जामुन को देख के जो रस टपकता है उसी रस को आप लार या सैलिवा कहते हैं। और ये सलाइवा एक दिन में 1
से 1.5 लीटर तक बन सकता है और लार का बनना बहुत जरूरी है। अगर किसी में लार नहीं बनेगा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी देर के बाद आपको समझ में ही आ जाएगा। लार का बनना बहुत जरूरी है बच्चा। चलो बात करते हैं ये सलाइवा क्या होता है, कैसा बना है। सलाइवा कौन बनाता है? पहली बात, हम सलाइवा यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सलाइवा इज हेल्पफुल इन डाइजेशन प्रोसेस और हम पढ़ क्या रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। सलाइवा पाचन में सहायक होता है, बिल्कुल होता है। अब ये सलाइवा कौन बनाता है? तो सलाइवा बनाने वाली ग्रंथियों को हम सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लारीय ग्रंथि कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप की, 3 ही प्रकार की और 3 ही पेयर, यानी कि 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड 3 जोड़े में। और 3 जोड़े का मतलब क्या हो गया? टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई ना, यानी कि आपके मुंह में टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड होती है, 3 पेयर्स में होती है। ठीक है, 3 ही टाइप की होती है और 3 ही पेयर में होती है, 3 जोड़े में होती है। सबसे पहले आपको तीनों के नाम पता होना चाहिए। 1 नंबर पे लिखो मेंढी। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करो, फिर आप कहीं से भी। अच्छा, पहले आपको दिखा दूं, चलो पहले आप देखो, ये इंसान ऐसे मुंह करके खड़ा है। जब ऐसे मुंह करके खड़ा है तो इसका यही हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला नहीं दिख रहा ना। तो यहाँ पर आपको 3 ही दिख रही होंगी, तो 3 इधर है तो 3 इधर भी होंगी, है ना? क्योंकि मैं अगर ऐसे मुंह करके खड़े जाऊंगी तो 3 इधर वाली आपको दिखेंगी, ऐसे करूंगी तो आपको 3 इधर वाली दिखेंगी। तो 3 टाइप की हिलारिय ग्रंथि होती है और 3 ही पेयर में होती है। कौन कौन सी सुनो? कान के पास और सबसे बड़ी होती है, उसको पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, उसको पैरोटिड लारीय ग्रंथि कहते हैं। फिर दूसरी होती है आपकी जीभ के नीचे, आ करो जीभ को ऊपर ले जाओ यहाँ पे, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। और फिर तीसरी होती है निचले जबड़े के नीचे, और कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था निचले जबड़े को क्या बोलते हैं? मैंडिब्यूलर। तो इसका नाम पड़ गया सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। तो 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड और 3 ही जोड़े में। चल अब नाम लिखना शुरू करते हैं। नंबर 1 इससे स्टार्ट कर लो, जो बड़ी होती है ना उससे स्टार्ट कर लो। नंबर 1 पे आती है पैरोटिड ग्लैंड। बच्चा पूरा लिखना चाहो तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड लिख लेना, क्योंकि कौन सी ग्लैंड है? ये सलाइवरी ग्लैंड है। तो 1 नंबर पे लिख लो पैरोटिड ग्लैंड। हिंदी में लिखना पैरोटिड ग्रंथियां, या हिंदी में लिख देना पैरोटिड लारीय ग्रंथि, पूरा ही लिख लो, ठीक है? पैरोटिड लारीय ग्रंथि। दूसरी लिखो बच्चा सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। मैंने सबलिंगुअल ग्लैंड लिख दिया है, आप पूरा लिख लेना। हिंदी में सेम नाम है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। तीसरा सब मैंडिब्यूलर। मैंडिब्यूलर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि नीचे वाले जबड़े को हम क्या बोलते हैं? नीचे वाले जबड़े को हम मैंडिब्यूलर तो बोलते हैं। सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। तो 3 टाइप की लारीय ग्रंथियां हो गई बच्चा, एक एक जोड़ी होगी तीनों। नाम आपको याद करने पड़ेंगे जैसे भी है, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अब सुनो, क्या सबसे पहले इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। आपको कह रहे हैं मुंह में तो होती है, भैया मुंह भी तो बहुत बड़ा है, उसमें कहाँ होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है कान के पास, नियर बाय ईयर्स, यानी कि कान के पास, यहाँ पे 1 2, यहाँ 1 2, ठीक है? सबलिंगुअल होती है बिलो टंग, जीभ के नीचे। बच्चा लिख दो, ये होती है जीभ के नीचे। और ये कहाँ होंगी? निचले जबड़े के नीचे, यहाँ यहाँ, एक यहाँ होती है, एक यहाँ होती है। तो लिख दो बिलो लोअर जो, निचले जबड़े के नीचे की तरफ। अब ये बताओ तीनों की लोकेशन पता लग गई कि नहीं लग गई होगी, सबको लग गई। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, क्या इन तीनों में से बड़ा और छोटा कौन सा होता है? जो कान के पास होती है इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ये सबसे बड़ी लारीय ग्रंथियां होती हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बच्चा कि सबसे बड़ी कौन सी होती है? जो जीभ के नीचे होती है, अभी आपको दिखा भी दूंगी मैं आपको, जो जीभ के नीचे होती है वो सबसे छोटी होती है, तो ये स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है। तो बड़ा और छोटा पता लग गया। हाँ जी मैम, दिखा दो आप। चल आप खुद बताओ सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा यही दिख रहा होगा पैरोटिड, सबसे छोटा यही दिख रहा होगा सबलिंगुअल, तो यही हमने लिखा है। और बच्चा तीनों का ही काम क्या है?
ये जो जबड़ों के नीचे होती है, ये अकेली सबसे ज्यादा लार बनाती है। ऐसा माना जाता है कि 70 से 75% जो लार है आपका पूरा, वो अकेली यही बना देती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा लार कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो ये मत सोचना कि सबसे बड़ी होगी वो सबसे ज्यादा लार बनाएगी, नहीं नहीं, ये कोई बात। सबसे ज्यादा लार ये बनाती है, कितना, 70 से 75%। बाकी का बचा हुआ ये दोनों मिलकर बना देती है। अब तीनों का ही काम क्या है, काम एक ही है बच्चा, दिन रात एक ही काम करती है ये। और ये क्या काम करती है, ये आपके मुंह में जो सलाइवा है उसका फॉर्मेशन करती है। ये क्या बनाती है, लार बनाती है, सलाइवा बनाती है। सबसे पहले लार का पीएच का मान कितना होता है, तो लार का पीएच वैल्यू होता है 6.8। अब ये बताओ कौन सा नेचर है, ये एसिडिक है, ये बेसिक नेचर है, कौन सा नेचर है? हाँ जी, पढ़ा होगा ना इतना तो केमिस्ट्री बेसिक, कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर और 14 से नीचे होता है वो बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये स्लाइटली एसिडिक है, हल्का सा अम्लीय होता है, ठीक है। अब बात आती है मैम आपके लार में क्या है, मेरी लार में क्या है वही आपकी लार में होगा। जरा लिखिए लार में क्या क्या होता है। सबसे ज्यादा लार में पानी होता है, पानी, पानी है। तो आज आपको पानी का एक काम पता लग गया होगा, क्या पता लगा कि लार पानी से ही बनती है। बिल्कुल, अगर आप पानी नहीं पीते आपका गला सूख जाता है, मुंह में सूख जाता है, मुंह ड्राई हो जाता है क्योंकि लार नहीं बन रहा। पानी नहीं पियोगे तो लार नहीं बनेगा, गला सूख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी लार में होते हैं कुछ मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज तत्व, जैसे आपने पढ़ा हुआ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि आपकी लार में क्या क्या होता है, माना जाता है कि सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपके मिनरल्स होते हैं किसमें, आपकी लार में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, लार में इसके अलावा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। लार में होते हैं 2 एंजाइम। लार में क्या होते हैं बच्चा, एंजाइम होते हैं। और आपको पता है डाइजेशन भी कौन करवाते हैं, एंजाइम ही करवाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लार को, नहीं तो हमें क्या जरूरत थी लार को पढ़ने की। काय को पढ़ते हम लार डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्यों, क्योंकि लार में एंजाइम होते हैं और एंजाइम ही डाइजेशन करवाते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, लार में मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 एंजाइम। पहला जो एंजाइम होता है इसको कहा जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम, इसको लाइसोसोम मत लिख देना, ये लाइसोजाइम है, ठीक है। एक होता है लाइसोसोम, नोट्स में लिखा हुआ है, शायद थोड़ा सा नोट्स में स्पेलिंग में एरर है, वो सही कर देना, लाइसोजाइम। और दूसरा एंजाइम होता है उसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज, या बच्चा इसका दूसरा भी एक नाम होता है, इसको टाइलीन अमाइलेज भी कहते हैं। अब आप कहोगे आपने तो पी से लिखा है, पी प्रोनाउंसिएशन के समय साइलेंट हो जाता है। आप कहोगे हिंदी में बताओ, तो हिंदी में लारिये एंजाइम हो जाएगा, लारिये अमाइलेज एंजाइम हो जाएगा। और इसको तो हिंदी में टाइलीन अमाइलेज ही लिखा जाएगा। एक ही एंजाइम के 2 नाम है, इसको सलाइवरी अमाइलेज बोलो, इसको टाइलीन अमाइलेज बोलो, बात एक है, ठीक है बच्चा। तो हमारी लार में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो एग्जाम में आते हैं, पहला लाइसोजाइम, दूसरा सलाइवरी अमाइलेज या टाइलीन अमाइलेज। अब बात ये आती है कि इन एंजाइम का क्या काम है मैम, और याद रखिएगा काम से ही पहचान होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे एंजाइम हो, है ना। लाइसोजाइम क्या करता है, इसका काम होता है टू किल बैक्टीरिया। आपने खाना खाया, अगर आपने खाना सड़ा हुआ खा लिया, आपने कोई माइक्रोब्स वाला खाना खा लिया, जैसे बहुत बार होता है, सुबह की रोटी शाम को खा ली, रात की सब्जी कल खा रहे हो, है ना, बहुत बार होता है सड़ा हुआ खाना खा लेते हो, केला सड़ा हुआ खा लिया, अरे थोड़ा सा तो सड़ा है खा लेते हैं। तो सड़े हुए केले में, सड़े हुए खाने में क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु आते हैं, और इन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम लाइसोजाइम का होता है। लेकिन बच्चों सीडीएस के एग्जाम का क्वेश्चन बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुन लेना। लाइसोजाइम
लाइसोजाइम सारे बैक्टीरिया को नहीं मार पाता, सर्टन बैक्टीरिया को, कुछ ही बैक्टीरिया को ये मार पाता है, सारी को नहीं मार पाता है। बाकी के बैक्टीरिया यहाँ से होते हुए पेट में चले जाती है और पेट में एक एसिड होता है बहुत खतरनाक HCl, वो मारता है। तो याद रखिएगा, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा था सीडीएस के एग्जाम में कि लाइसोजाइम का फंक्शन क्या है, तो वहां पहला स्टेटमेंट था टू किल ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया या टू किल सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो आपका पॉइंट नंबर 2 वाला आंसर सही होता। ये सारी बैक्टीरिया को नहीं मार पाता है, अगर सारी बैक्टीरिया को ये मार देता ना, कभी आपका पेट खराब नहीं होता। ठीक है, टू किल बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया को, कुछ गिनी चुनी बैक्टीरिया है जो इसके बस की होती है, उनको मार देता है, सारी बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगा। राइट, तो लाइसोजाइम का फंक्शन आपको समझ में आ गया, ये लार में होता है। अब बात आती है मैम, ये क्या करता है, ये क्या करता है? इसका काम होता है डाइजेशन करना, और ये किसका डाइजेशन करता है बच्चा? ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ये शर्कराओं का पाचन करता है। यानी कि आपने खाना खाया, बहुत ध्यान से समझना कहानी की तरह, खाना खाया, खाने में आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाई है। मैम कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलता है? आपने कोई फल फ्रूट खाया, आपने कोई मिठाई खाई, आपने चीनी खाया, आपने गन्ना गुड़ शक्कर, आपने रोटी खाई, इन सब में क्या होता है? इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले डाइजेशन शुरू हुआ है। अभी तक प्रोटीन फैट किसी का डाइजेशन शुरू नहीं हुआ है। सबसे पहले किसका पाचन शुरू हो गया? शर्कराओं का। किसमें? मुंह में। किसने किया? एक एंजाइम ने। कौन सा एंजाइम? ये किसमें होता है ये एंजाइम? लेकिन बच्चों ये पूरा नहीं कर पाता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, ये शुरुआत करता है, या हम कह सकते हैं ये पार्शियल डाइजेशन करता है, ये आंशिक तौर पे पचाने का काम करेगा, यानी कि आधा अधूरा करेगा, पूरा नहीं कर सकता। तो अगर आपसे कोई पूछ ले लार जो होती है वो क्या कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देती है? आपको कहना है नहीं, वो क्या करती है? वो पार्शियल डाइजेशन कर सकती है, डाइजेशन की शुरुआत कर देगी, और किसका? कार्बोहाइड्रेट की। यानी कि आपके मुंह में सबसे पहले किसका डाइजेशन हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्ब्स का। इसीलिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा, आप जब रोटी खाते हो या ब्रेड खाते हो, इसको आप मुंह में थोड़ी अधिक समय के लिए चबा लेते हो, लार के साथ मिक्सिंग कर लेते हो, तो रोटी आपको हल्की सी मीठी लगना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद वो थोड़ी सी मीठी लगना शुरू हो जाती है। तो एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आता है कि जब आप मुंह में रोटी को चबा लेते हो, लार के साथ मिक्स कर देते हो, तो वो हल्का सा मीठापन क्यों देने लग जाती है? बिकॉज, सुन लो, बिकॉज आपकी रोटी में स्टार्च होता है, और मैंने पढ़ाया था हम कार्बोहाइड्रेट अधिकतर किसकी फॉर्म में लेते हैं? स्टार्च के फॉर्म में, और इसी स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। यही केमिकल रिएक्शन होती है बच्चा, किसकी हेल्प से? इस एंजाइम से। यानी कि मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं? जी हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ। और स्टार्च आधा अधूरा पार्शियल डाइजेशन हो जाता है स्टार्च का, कहाँ पे? हमारे मुंह में। और स्टार्च कहाँ पे, किसमें बदल जाता है? माल्टोज में। लेकिन ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, कंप्लीट तभी होगा जब स्टार्च ग्लूकोज में टूट जाएगा। याद है ना, मैंने कहा था जितनी भी कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो, जब वो ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाए तो समझ लेना डाइजेशन खत्म हो गया, है ना? तो अभी तो स्टार्च माल्टोज में गया है, वो भी आधा अधूरा, 30-35%, पूरा नहीं गया है ना? तो बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चन बनते थे वो इतने ही बनते थे। अब आप मुझे ये बताओ कि हमने खाने में कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स खाए थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, 3 टाइप के जिसको पचाना था। हमारे मुंह में कौन सा पचा? ये भी पूरा नहीं पचा ना, आधा अधूरा, ये बिल्कुल भी नहीं पचे। तो अब खाने का जब यहाँ से आप निगलोगे, मुंह में दांतों ने तोड़ा, सलाइवा ने मिक्सिंग कर दी, कार्बोहाइड्रेट पच गया, अब आपने नीचे निगल लिया निवाले को, तो उस खाने को कहते हैं बोलस।
व्हाट इज बोलस? कोई पूछ ले आपसे एग्जाम, आप बताओगे मुंह के अंदर आफ्टर डाइजेशन, पाचन के बाद जो एक मिक्सचर बन गया है, मिक्सचर किसका? डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड का, पचित और अपचित भोजन का जो एक मिक्सचर बन गया, जिसमें डाइजेस्टेड क्या है? थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट, और जिसमें अनडाइजेस्टेड क्या है? प्रोटीन एंड लिपिड। इस मिक्सचर को जो अब नीचे की तरफ आप फूड पाइप में निगलोगे, उसको आप बोलस कहते हैं। तो बोलस कहाँ का खाना है? वो खाना जो मुंह से नीचे की तरफ फूड पाइप में जा रहा है, उसको बोलस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं आप? बोलस फूड कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया मैंने, ये कोई नहीं पढ़ाता है आपको, लेकिन एग्जाम में आता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मैं बोल देती हूँ लेकिन आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए आप अपने हाथ से नोट्स बना लो मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, एक बार बना लो यार, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे माउथ में स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो गया? माल्टोज में। किसने किया? लार में एक एंजाइम है, जिस एंजाइम के दो नाम है, या तो उसे सलाइवरी अमाइलेज या उसे टाइलिन अमाइलेज बोल लो। ठीक है बच्चों, मुंह में किसका पाचन नहीं हुआ अभी तक? प्रोटीन और लिपिड्स का डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम कहाँ होगा? तो भाई आगे चल के होगा, जब होगा तब पढ़ाएंगे ना। अब मुंह से जो नीचे की तरफ खाना निकला है उसको हमने क्या किया? बोलस कहा। तो ये बोलस कहाँ जाएगा? ये बोलस अब आपके मुंह से होता हुआ आपके इस फूड पाइप में जाएगा। ये आपका मुंह है, यहाँ से आपका खाना आएगा इस पाइप में, और इस पाइप को बोलते हैं फूड पाइप या ईसोफेगस, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हमारा माउथ कंप्लीट, 25% चैप्टर खत्म हो गया आपका, 25 नहीं 30 मानो, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम